10 दिनों में 2 मरतबा पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा की गई। मुख्तलिफ शहरों में अदम दस्तयाबी है, दे नहीं रहे और मसनूई किल्लत पैदा की और झूठ बोल रहे हैं कि ये जो पेट्रोल माफिया है इसने हुकूमत की रिट को चैलेंज किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इस मामले में मुझे हुकूमत बेबस नजर आ रही। काश आज यहाँ वजीर पेट्रोलियम होते तो मैं पूछता उनको कि ये क्या तमाशा लगा हुआ है, आपसे ये मुट्ठी भर पेट्रोल माफिया कंट्रोल नहीं हो रहा। तो शर्मिला साहब, अब हालात यहाँ आ गए कि हुकूमत के अंदर से ही आवाजें उठ रही हैं, जिसका अभी आपने देखा आसिफ किरमानी साहब इजहार कर रहे थे। तो ऐसे हालात में फिर अवाम के पास जाने से क्यों गुरेजा हैं आप लोग? अगर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर हम अदालत की जानिब से भी रिमार्क्स देते हैं कि तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले में ही है। तो क्या समझती हैं इलेक्शन में जाना इज बेटर ऑप्शन नाउ? देखिए सदफ, हमारा तो हमेशा से यही मौकफ रहा है पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से कि ताकत का सर चश्मा अवाम है और अवाम ही है जो अपनी जब वोट का इस्तेमाल करती है और अपनी राय का इजहार करती है और उनको फ्री हैंड दिया जाता है और अपने वो नुमाइंदे खुले दिल से चुनती है, तो वही नुमाइंदे जाके पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ते हैं और एक हकीकी तौर पे पाकिस्तानी अवाम को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जहां तक पेट्रोल माफिया की ताल्लुक, देखिए हुकूमत के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि हुकूमत की हर चीज की आप तारीफ करें। अगर कहीं पर मसलहत पैदा हो रही है तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि आपके अपने ही रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो उसकी निशानदही करें, जो कि आपके सामने हुई है। अब पेट्रोल माफिया की एक बड़ी अजीब सी कहानी है। हमने ये सुना था कि जी इमरान खान साहब बहुत ही दयानतदार हैं और वो आएंगे तो पाकिस्तान की एक तारीखी तब्दीली आ जाएगी, माफियाज खत्म हो जाएंगे। आपको याद होगा कि बड़े माफियाज आए इमरान खान साहब के दौर में, उसमें पेट्रोल माफिया का भी जिक्र मैं कर दूं। जब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें जो है बिल्कुल ही कम सतह के ऊपर गई, तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल गायब हो गया वो 4-5 दिन। उसके बाद जैसे ही कीमतें बढ़ी, ऐसे पेट्रोल की नहरें बहने लगी। उस वक्त भी एक सेकेंड मैं जरा बात तो कर लूं ना। एक तो आप थोड़ा सुनने का भी हौसला रखें सदफ। जब वो बात हुई कि जी ये क्या हो गया और ये पेट्रोल गायब हो गया, उसकी एक किल्लत पैदा हो गई और जो एक पाकिस्तानी अवाम को जो उसके समरात मिलने चाहिए थे इंटरनेशनल मार्केट में, जो पेट्रोल की कीमतें कम हुई वो नहीं मिले, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जी ये माफिया है, पेट्रोल माफिया है। तो हमने कहा जी पकड़ो फिर पेट्रोल माफिया को। फिर आप बैठे हुए हैं तो फिर तो ये आप तो तहरीके इंसाफ का नारा लगाते हैं, जमात ही आपकी इंसाफ के नारे पे बनी है, तो पकड़े ना उस माफिया को। वो भी नहीं पकड़ सके, उन्होंने कोई कमेटी बनाई। जो चीज होती थी ना, जहां पर मुश्किलात होती थी, माफिया, पेट्रोल माफिया, चावल माफिया, चीनी माफिया, वहां कमेटियां बन जाती थी। वहां कह दिया जाता था माफिया कमेटी, वो कमेटी बन गई और मामला जो है वो फिर वो रफा दफा हो गया। वो यही हुआ उनके दौर के अंदर। अब इशू ये है कि देखिए इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं और IMF की कंडीशंस भी आपके सामने। इस वक्त तो हमें एक ड्राफ्ट मिला है IMF की तरफ से, जो मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज है, उसको हमने रिव्यू करके वर्चुअल मीटिंग करनी है। एज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन प्रिंसिपल वो कंडीशंस पे हम राजी हैं जो IMF चाहता है कि वो पाकिस्तान के अंदर लगाई जाएं। और लेकिन अगेन वो कंडीशंस ऐसी हैं जो जाहिर बात है अवाम के ऊपर मजीद महंगाई का बोझ तो आएगा। अगर पेट्रोल की कीमतें महंगी होती हैं और अगर बिजली की कीमतें महंगी होती हैं तो एक ओवरऑल उसका जो ओवरवेलमिंग इफेक्ट आता है वो महंगाई के ऊपर आता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सो ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर आप पेट्रोल की कीमतें और बिजली के नरखों में इजाफा करें, इससे तो महंगाई आएगी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये नहीं है कि ये बड़े अच्छे हालात के अंदर इमरान खान मुल्क को छोड़ के गए थे, बड़ा खजाना था हमारे पास, IMF को हमने लात मार दी थी, ऐसा कोई हालात नहीं थे। मैंने आपको बताया 2019 में भी IMF के पास गए, फिर 2020 में फिर IMF के पास गए और ये किस्तें भी हमने वापस करनी हैं, ये किस्तें हमने वापस करनी है और मजीद हमने $7 मिलियन का मजीद लोन का पैकेज लेना है। ठीक है उस्मान डार साहब, आज कैप्टन सफदर ने कुछ बातें की, जरा उसकी कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं, फिर उससे मुताल्लिक आपसे सवाल पूछते हैं। अच्छा, जो मुनहरफ होके आपके पास आए PTI से, उनके बारे में क्या कहते हैं? ये क्या बात हुई? जीतो तुम इमरान के टिकट पे और तुम्हें इक्तदार नजर आए, तुम इधर आ जाओ, मैं
नजरिए के उस वक्त भी खिलाफ था और आज भी मैं खिलाफ। हमने वोट को उस दिन बेइज्जत कर दिया जिस दिन हमने अपना वोट बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दे दिया। अब ये नजरिया नहीं चलेगा वोट को इज्जत हो, हमने दफना दिया इस नारे को। मियां साहब को कहना चाहिए था कि एक्सटेंशन को वोट दे, तो नहीं कहना चाहिए था। उनको वर्गलाया गया है, उन पे झूठ बोलते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं मियां नवाज शरीफ के साथ। उस दिन मैंने एक बयान दिया, मैं उस पर थोड़ा रंजीदा हूँ। अगर इमरान साहब का दिल दुखा, उनकी जाती जिंदगी पे मुझे अटैक नहीं करना चाहिए था। मरियम साहब, आप देख रहे हैं कि वो मुल्क की वजीर आजम बन जाएंगी? मुझे तो मुस्तकबिल करीब में नजर नहीं आती, क्योंकि हालात इस तरह 2025 में इलेक्शन होगा और इलेक्शन के बाद अगले 5 साल शहबाज शरीफ साहब को अगर मिले तो मुल्क आगे जाएगा। तो ये कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गुफ्तगू है। डार साहब, आपको बहुत सारी बातें बड़ी अच्छी लगी होंगी जो वो कह रहे थे, क्योंकि जाहिर है वो आपके बयानिए से थोड़ा क्लोज हैं। लेकिन एक बात बड़ी खतरनाक की है, उन्होंने ये कहा कि 2025 में इलेक्शन होने चाहिए। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसका भी खैर मकदम करेंगे जहां दूसरी बातों का कर रहे हैं? देखिए, पहले तो इनके आज के इंटरव्यू से ये बात एक दफा फिर सामने आई है कि अमलन मुस्लिम लीग नून 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। सदफ एक वो मुस्लिम लीग के अंदर लोग हैं जिनके ऊपर कोई मुकदमात नहीं है, जिन्होंने कोई लूट मार नहीं की, जिन्होंने कोई करप्शन नहीं की, और एक तरफ वो लोग थे जिनके मुकदमात थे, जिस तरह हम पहले 1100 अरब रुपए की बात कर रहे थे। और ये जो NRO2 लिया और दिया गया, उनके बेनिफिशरी तो समझते हैं ये बड़ा ज़बरदस्त फैसला था। रिटायर्ड जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए वोट देना, फिर NRO2 लेना और वोट को इज्जत दो के बयानिए को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर देना। तो ये जो बातें आज कैप्टन सफदर कर रहे थे, ये बहुत बड़ा एक हिस्सा है कह लें मुस्लिम लीग नून के अंदर लोगों का, जो ये सोच रखते हैं कि शायद वोट को इज्जत दो के बयानिए पे हमें खड़े रहना चाहिए था। और आज जिन हालात से ये गुजर रहे हैं कि इनकी कोई टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप देखें कि मरियम नवाज के जलसों और कन्वेंशन का ये आलम है, इलेक्शन आगे बढ़ा दिया जाए, जो आपकी इस वक्त डिमांड है कि फॉर इलेक्शन, तो उस पे तो कंसेंसस लग रहा है। मैं आ रहा हूँ सदफ, उस पे आ रहा है। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था सदफ, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा था कि आज आलम ये है कि नवाज शरीफ की बेटी को पाकिस्तानियों मार्की के अंदर, टेंट के अंदर कन्वेंशन और जलसे करने पड़ रहे हैं। अगर इनमें थोड़ी सी भी इखलाकी जुर्रत है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मरियम नवाज मुझे ARY न्यूज से सुन रही होंगी, किसी मैदान में जाके करें ना जलसा जुलूस। इनकी पार्टी इस हद तक श्रिंक हो चुकी है और इनका वोट बैंक इस हद तक खत्म हो चुका है कि अब इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। ये अब आप देखें ना, जितने भी कन्वेंशन मरियम नवाज कर रही हैं या ये जलसे करने की कोशिश कर रही हैं, सब ये शादी हालों के अंदर हो रहे हैं, ये मार्किज के अंदर हो रहे हैं, और वहां भी बरे नहीं जा रहे हैं। तो ये आलम है आज जो इन्होंने NRO2 लिया और जिस तरह से इन्होंने अपने बयानिए से हटे, और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा से जनरल बाजवा को अटैक करें और उस बयानिए पे वापस जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। वो आप समझ रहे हैं कि वो कोई इलेक्शन कैंपेन चला रही है, इलेक्शन के मूड में तो नजर नहीं आती हुकूमत, तो वो तो पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन को मुतहरिक करने के लिए अभी मुख्तलिफ इलाकों के दौरे कर रहे हैं। इसको ऐसे नहीं देखते उस्मान डार साहब? लेकिन देखें, इनके कन्वेंशन में इनकी स्पीचेस कौम को सुनाएं, पहले लेके स्टेटमेंट से आखिरी स्टेटमेंट तक जो ये देती हैं, उसमें इमरान खान इमरान खान इमरान खान और इमरान खान, बुनियादी तौर पे मेरा लीडर इमरान खान इनके असाब पे सवार है। इसी तरह जैसे आपने शर्मिला फारूकी से पूछा, वो हुकूमत में है, कि अपनी परफॉर्मेंस बताएं 10 माह की। इन्हें एक तो आज भी लगता है कि शायद हम अपोजिशन में बैठे हैं तो सब कुछ इमरान खान पे डाल दो। तो मैंने आपको पहले भी कहा कि कौम हाथ जोड़ के शर्मिला फारूकी साहिबा आपको कहती है कि आप हमें 9 अप्रैल 2022 की कीमतें दे दे, पेट्रोल, आटा, दाल, चीनी, डॉलर, हर चीज की। तो आप ये कर दें। अगर इमरान खान इतनी ही बुरी तरह मुईशत चला रहा था या मुल्क को तबाह कर रहा था, तो अभी इन्हें भागने नहीं देंगे। ये अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं।